क्या किसी को बाहरी तरीके से देख करके पता लगाया जा सकता है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं या सही हैं? में उनकी चाल देखकर मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें समझ जाती हैं। उनका बहुत ही पेक्यूलियर गेट रहता है जिसको हम डक गेट कहते हैं। अपने घुटनों पे पूरा वजन ना डालते हुए वो डक की तरह चलते हैं। सो उनको देख के हम एटलीस्ट ये बता सकते हैं हाँ कि इनको। अच्छा डॉक्टर, हड्डियां कमज़ोर कैसे और क्यों होने लगती हैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होने लगती हैं बॉडी में हमारी? इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में जो सबसे बहुत कॉमन चीज़ है वो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। करेक्ट। ये एज ग्रुप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में इसकी कमी पाई जाती है। सो द बेसिक रीज़न हमारी हड्डियां कमज़ोर होने का कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू डिक्रीज बोन हेल्थ। तो प्लीज़ बताइए कि विटामिन डी लेने का जो सोर्स है उसके बारे में लोगों को सिर्फ लगता है कि हमें धूप लेने से ही विटामिन डी मिलती है। बहुत ही यूवी रेज हार्मफुल हैं जिसकी वजह से फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है ड्यू टू एक्सपोजर विद द हार्मफुल यूवी रेज। सो विटामिन डी ओनली सनलाइट वाला ट्रेंड जा चुका है तो धूप में किस समय पर बैठे ताकि विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके? कि दिस इज़ द आइडियल टाइम। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक दैट वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेयर द विटामिन डी प्रोडक्शन हैपेंस अ लॉट। बचपन से हमने यही सुना है कि सिर्फ दूध पीने से ही कैल्शियम बढ़ता है। दूध के अलावा और क्या खाएंगे या पिएंगे जिससे कैल्शियम बढ़ सकता है? सेसमी सीड्स, सेसमी ऑयल जो होता है वो, ग्राउंड नट्स, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम अगेन। पनीर, tofu, figs, eggs, another some sources, green leafy vegetables like broccoli, spinach. These also hold good amount of calcium. क्या ऐसे बॉडी वार्निंग साइंस देती है जिससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी बोन हेल्थ अब सही नहीं है? Joint pain, bone pain, cramps, night stiffnesses, and low energy. So these are the basic 5 or 6 symptoms that you can say, yeah, I think you should get your vitamin D and calcium tested. तो मेनोपॉज उनकी हड्डियां इतनी जल्दी खराब ना हो या कमज़ोर ना हो तो उसके पहले फिर उनको क्या चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि कम से कम रिस्क हो? हर फीमेल को 35 के बाद एटलीस्ट कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पे बिल्कुल जाना चाहिए। एवरी 1 or 2 ईयरली, हर साल। तो जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं फिर उनके लिए आप क्या एडवाइस या टिप्स देना चाहेंगे? जो लोग जिनका डेस्क जॉब है, जिनका 8-8, 9-9 घंटे लैपटॉप या सिस्टम के आगे बैठने का काम है, आई सजेस्ट कि आप तो अगर वो चाहते हैं कि अपने जॉइंट्स को, अपनी हड्डियों को लंबे समय तक स्ट्रांग रखें, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो अभी से करनी बंद कर देनी चाहिए? रेड फ्लैग्स फॉर आवर बोन्स। सो रेड फ्लैग फॉर आवर बोन्स, सबसे पहली चीज़, कट डाउन योर शुगर्स। चीनी कम, सिगरेट स्मोकिंग कम, अल्कोहल इनटेक कम। हेलो, हाय, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज के सेशन में हम बात करेंगे बोन हेल्थ के बारे में। हमारी हड्डियां हमारा बहुत लंबे टाइम तक साथ देती हैं, लेकिन कई बार हम अपने हड्डियों के कुछ ऐसे लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं लंबे समय तक, जिसकी वजह से आगे चल करके हड्डियां काफ़ी कमज़ोर होने लगती हैं और इसका पता तब चलता है जब मामला बहुत बिगड़ चुका होता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए हमने आज के इस पॉडकास्ट को रखा है जिसमें हम बोन के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी बोन हेल्थ को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और इससे जुड़ी तमाम चीज़ें, जिसके लिए आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर आकर्ष महाजन, जो कि एसोसिएट कंसल्टेंट है, ऑर्थोपेडिशियन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी है आकाश हेल्थ केयर में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट एंड दिस प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन हेल्प द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन अंडरस्टैंडिंग बोन हेल्थ। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े। तो सेशन की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि पहले आप मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या किसी को बाहरी तरीके से देख करके पता लगाया जा सकता है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं या सही हैं? हम बिल्कुल लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट की, यूजुअली पेशेंट्स ही आते हैं हमारे पास, तो पेशेंट्स की हड्डियां कमज़ोर हैं या नहीं। ये एज ग्रुप एक 50 से 60 साल के प्लस वाला ग्रुप है जिसमें उनकी चाल देखकर मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें समझ जाती हैं। अगर हम बात करें 50 साल के ऊपर के पेशेंट्स की, तो आर्थराइटिस की वजह से, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है एटलीस्ट इंडिया में, उनका बहुत ही पेक्यूलियर गेट रहता है जिसको हम डक गेट कहते हैं। अपने घुटनों पे पूरा वजन ना डालते हुए
वो डक की तरह चलते हैं। सो उनको देख के हम एटलीस्ट ये बता सकते हैं हाँ कि इनको आर्थराइटिस की समस्या है। ओके, तो ऐसे मतलब कि जो एज ग्रुप के हिसाब से एक पैमाना है जिससे देख के पता लगाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, हड्डियां कमजोर कैसे और क्यों होने लगती हैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होने लगती हैं बॉडी में हमारी? इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में जो सबसे बहुत कॉमन चीज है वो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। करेक्ट। ये एज ग्रुप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में इसकी कमी पाई जाती है। सो द बेसिक रीजन हमारी हड्डियां कमजोर होने का जो बचपन में सिखाया जाता था, क्या दूध पी लो नहीं तो हड्डियां कमजोर होंगी। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू डिक्रीज बोन हेल्थ। ओके, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रही है और इसके केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ बताइए कि विटामिन डी लेने का जो सोर्स है उसके बारे में लोगों को सिर्फ लगता है कि हमें धूप लेने से ही विटामिन डी मिलती है। क्या सच में सिर्फ धूप लेने से ही विटामिन डी मिलता है या इसके और भी सोर्सेस हैं? नहीं है। आइडियली हाँ, सनलाइट जो है वो मैक्सिमम विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में काम करती है। और उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जिसको UVB बोलते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। और बट आजकल बहुत ही UV रेज हार्मफुल हैं जिसकी वजह से फायदों से ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है ड्यू टू एक्सपोजर विद द हार्मफुल UV रेज। सो विटामिन डी ओनली सनलाइट वाला ट्रेंड जा चुका है। सो नाउ आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे सप्लीमेंट्स, ऐसे फूड्स आ चुके हैं जिसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड पहले से है, जस्ट लाइक सीरियल्स। अब नेचुरल सोर्सेज की बात करें विटामिन डी क्या दूध के अलावा फिज, अंजीर जो होती है उसमें बहुत रिच सोर्स है। नॉन वेज में हम बात करें रेड मीट, एग्स, ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। ओके, तो जैसे अगर धूप लेने की बात है तो आपके हिसाब से करेक्ट टाइम क्या है? अगर हमें जैसे विटामिन डी लेना है तो धूप में किस समय पर बैठे ताकि विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके? सो जैसा मैंने बताया कि जो UVB रेज हैं वो सबसे अच्छी होती हैं हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए। सो ये जो समय है ये सुबह 10 बजे से 3 बजे तक का समय माना गया है पेपर्स के हिसाब से कि दिस इज द आइडियल टाइम। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक दैट वेवलेंथ इज maximum where the vitamin D production happens a lot and it absorbs those UV rays so that the production is maximum. Or I think around 15 to 20 minutes per day or thrice or 4 times a week is a good amount for exposure for getting a sunbath. ओके, तो अगर जैसे सनबाथ ले भी रहे हम लोग तो उसको लेने का करेक्ट तरीका क्या होना चाहिए? With all your private parts covered and just exposed to the sunlight, that's it. ठीक है, जैसे तो आजकल सनस्क्रीन वगैरह लोग यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा करके फिर तो लेने का कोई मतलब नहीं है। I am not a sunscreen person, so I usually avoid those things, but the natural way is the best way, I think. ओके, ठीक है। तो लेकिन डॉक्टर एक और चीज़ मेरे दिमाग में यहाँ पे है कि बचपन से हम लोगों ने ये सुना है कि अगर आपको धूप लेना है तो जो पहली किरण आती है धूप की अर्ली मॉर्निंग वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है, बट आपने टाइम जो बताया वो 10 से 3 बजे का बताया। तो so इसको थोड़ा सा आइडियोलॉजी, द साइंस हैज इन्वॉल्व्ड। जो पुराने लोग कहते थे, आई वोंट डिनाई द फैक्ट, बट आई थिंक आज की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है। दे ट्रस्ट द फैक्ट्स एंड फिगर्स मोर एज कम्पेयर टू द ओल्ड स्कूल थॉट्स। ओके, ठीक है, तो 10 से 3 बजे का टाइम जो है वो हमारे लिए बेटर है, आइडियल टाइम है। सनबेदिंग के अलावा विटामिन डी लेने के आपने अलग अलग सोर्सेज के बारे में बात की, जिसमें आपने कहा कि अंजीर खाना चाहिए, नॉनवेज में रेड मीट भी कंज्यूम करना चाहिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट, टोफू इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी नाउडेज, पर जिनको लैक्टोजन इंटॉलरेंस है दे गो फॉर टोफू। टोफू इज अ काइंड ऑफ पनीर ओनली, सो यस। ठीक है, तो विटामिन डी की तो हमने बात कर ली। इसके अलावा कैल्शियम पर भी आते हैं, तो हड्डियों के लिए कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है। बचपन से हमने यही सुना है कि सिर्फ दूध पीने से ही कैल्शियम बढ़ता है। दूध के अलावा और क्या खाएंगे या पिएंगे जिससे कैल्शियम बढ़ सकता है? एक बेसिक चीज़ है, कैल्शियम और विटामिन डी जे और वीरू हैं। अच्छा, सो यू नीड विटामिन डी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम इन बॉडी। अगर आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगर वो कैल्शियम सिर्फ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब भी नेचुरल तरीके से करना है। दैट इज डन बाय विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसका काम है कैल्शियम को रिजॉर्ब करना, चाहे वो डाइट से हो चाहे वो अंदर की मेटाबॉलिज्म से हो। सो विटामिन डी इज एसेंशियल, इट्स ऑलवेज कैल्शियम प्लस विटामिन डी, दोनों साथ में। हाँ, दोनों अलग अलग नहीं। कैल्शियम का ओनली रिच सोर्स मिल्क है ऐसा नहीं है। अगेन सेसमी सीड्स
सेसमी ऑयल जो होता है वो, ग्राउंड नट्स, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम अगेन. ठीक है. पनीर, tofu, fish, eggs, another some sources, green leafy vegetables like broccoli, spinach. These also hold good amount of calcium in them. Okay. So vegetarian और non-vegetarian दोनों options मिल गए. Okay, तो मतलब दूध के अलावा we have Yes. a lot of options. Yes. फॉर कैल्शियम, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ दूध ही पियो. नहीं, कैल्शियम सिर्फ दूध में नहीं होता, बाकी चीजों में भी होता है. अच्छा, तो जैसे अगर आपने कहा कि विटामिन डी और कैल्शियम को साथ में ही लेना है, तो अगर हमें लेट सपोज कोई एक 2-3 चीज़ों का फूड कॉम्बिनेशन करना हो तो फिर कैसे करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम हमारी बॉडी को मिल सके? अगर हम एक वेजिटेरियन मील की बात करें, थोड़ा सा दही, ठीक है, छाछ ले ली साथ में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और cooked in your sesame oil, plus दाल, जो एक इंडियन कल्चर का बहुत ही अहम हिस्सा है. So you will get a mixed balanced diet along with your green leafy vegetables. Okay, तो इन खानों के अलावा सप्लीमेंट्स लेना भी जरूरी होता है क्या? Yes, we can. आजकल खाना इतना adulterated है कि you do not get the purest form. Correct. So we as clinicians give extra supplements for calcium as well as vitamin D. So depending upon the age of the patient, depending upon the need of the patient, the dosage changes. Also, the proteins that are available in market nowadays also have some amount of calcium and vitamin D. So if taken from a trusted and an authenticated dealer, yes, they are helpful. Okay. तो vitamin D और calcium ही हमारे natural sources हैं बोन को strong रखने के लिए, कि उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं? So these two are basic for your बोन बिल्डिंग. ये तो चाहिए ही चाहिए. सो नींव है हमारे बोन की, इसके ऊपर ही पूरी इमारत टिकी हुई है. ठीक है. तो इमारत कई बार हिल भी जाती है. बिल्कुल हिलती है. तो क्या ऐसे बॉडी वार्निंग साइंस देती है जिससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी बोन हेल्थ अब सही नहीं है? ठीक है. सो सबसे पहली चीज, बोन पेन, जॉइंट पेन, फीलिंग ऑफ लेथार्जी एंड फटीग, थकान महसूस होना. ये सिर्फ अब ओल्ड एज में नहीं, बट आईटी पीपल, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, यंग एडल्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो, सिटिंग जॉब्स है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लो फिजिकल एक्टिविटीज है, इम्प्रॉपर डाइट है, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन है. ऑल दीज पीपल आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसीज. सो द मेन, we see lot of patients in early 30s, early 40s coming to with nonsense kind of these pains which have no medical significance, but they have joint pain, bone pain, cramps, night stiffnesses, and low on energy. So these are the basic 5 or 6 symptoms that you can say, yeah, I think you should get your vitamin D and calcium tested because कम होगा. ओके. तो जो भी आपने सिम्टम्स बताएं, ये मोस्टली किस एज ग्रुप में आपको आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? पहले ऑल दीज सिम्टम्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू प्लस 50 पीपल. दैट्स व्हाट आई सेड, कि अभी ये सब सिम्टम्स आप लेट 30s, अर्ली 40s, यंग एडल्ट्स में आप देख रहे हैं. एंड टिपिकल हिस्ट्री, लॉन्ग सिटिंग जॉब्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, डाइट उतनी अच्छी नहीं रही है, एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. एग्जैक्टली. तो ऐसे ही फिर हम अपने लाइफस्टाइल में कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, जैसे लोगों को अभी से ही समझ करके अलर्ट हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं? सो यू हैव टू, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है. इफ़ यू आर नॉट, अगर आप हफ्ते में 5 बार फिजिकल एक्टिविटीज़, जिमिंग, किसी भी सॉर्ट में, नॉट नेसेसरी जिमिंग, आप स्विमिंग करते हैं, आप हाइकिंग करते हैं, आप ब्रिस्क वॉक पे जाते हैं, अगर आप बेसिक एक्सरसाइजेज भी करते हैं हफ्ते में 3 या 4 दिन, सो आई थिंक दे आर सफिशिएंट. डाइट आपकी क्लीन होनी चाहिए. अल्कोहल, स्मोकिंग से जितना परहेज हो सके उतना परहेज करें, बिकॉज नॉट ओनली फॉर योर बोन हेल्थ, दे आर ऑल्सो बैड फॉर योर लिवर्स. सो आई थिंक दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू हैव टू चेंज. द लाइफस्टाइल हैज टू बी चेंज्ड. तो आपने यहाँ पर जैसे फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज की बात की कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है. बीइंग अ ऑर्थोपेडिशियन, आप कुछ ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छी होती हैं? किसी भी प्रकार की वो एक्सरसाइज जिसमें वेट बेयरिंग होती है. साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, हाइकिंग करना, ट्रेडमिल पे चलना, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको और आपकी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा.
ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज हमें डेली लाइफ में अपने ऐड कर अगर आप रोज चाहिए। नहीं कर पा रहे, हफ्ते में 4 से 5 दिन तो अवश्य करिए। बिल्कुल करना है, हाँ ठीक जी। है। तो डॉक्टर, जैसे बोन में जो भी कमी होने लगती है या बोन कमज़ोर होने लगते हैं, तो कौन से जो जेंडर है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं? मतलब मेल या फीमेल, किनको ज़्यादा रिस्क होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं? हड्डियाँ कम्ज़ोर दोनों की होती हैं, ओके, बट एज वाइज अगर हम जाएँ तो फीमेल्स में ये बहुत रिस्क जल्दी ज़्यादा होता है। ओके। रिस्क ये जो है बहुत जल्दी है हम्म, एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अगर मेल की हड्डी 60-65 में कमज़ोर पड़ रही है तो फीमेल जो बॉडी है वो वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू मेल बॉडी। सो उनका जो बोन हेल्थ कम होता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है 40+। 40 से ही? यस, ओके। बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल बॉडीज आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स ओके, बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें मेनोपॉज का भी कोई रोल है? हाँ, मेनोपॉज के दौरान एक हमारा हार्मोन होता है फीमेल बॉडी में, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। वो जो हेल्प करता है हड्डी को मजबूत करने में। ओके, इसका वैल्यू मेनोपॉज के बाद काफ़ी कम हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और हम्म। फ्रैक्चर्स के प्रति और ज़्यादा प्रोन होती हैं। ओके, तो जैसे अगर जो भी लेडीज़ चाह रही हैं कि आफ्टर मेनोपॉज उनकी हड्डियां इतनी जल्दी ख़राब ना हो या कमज़ोर ना हो, तो उसके पहले फिर उनको क्या चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि कम से कम रिस्क हो? हर फीमेल को 35 के बाद एटलीस्ट कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पे बिल्कुल जाना चाहिए। एवरी 1 और 2 ईयरली, हर साल 2 साल में अपनी बॉडी की स्कैनिंग करनी चाहिए, रेगुलर ब्लड टेस्ट करने चाहिए, कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स चेक करने चाहिए। ऑल्सो देयर इज अ स्पेशलाइज्ड टेस्ट, डेक्सा स्कैन बोलते हैं। ओके, दैट इज अ इंडिकेटर फॉर योर बोन हेल्थ। ओके। सो हमारी हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हैं ये डेक्सा स्कैन पे आपको पता चल जाता है। तो कोई ऐसा पैरामीटर है जिसमें देखते हैं? मतलब हाँ, पहले तो आप हमें ये बताइए कि डेक्सा स्कैन बेसिकली होता क्या है, ये स्टैंड करता है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। मतलब इसकी फुल फॉर्म है ये, जब हम उस पेशेंट को एक्सरे के थ्रू 2 बीम्स डालते हैं ठीक है, तो हमारी हड्डियाँ कितना वो रेज एब्जॉर्ब करती हैं, ओके, उसके हिसाब से वो पैरामीटर सेट होता है। ठीक है। उसके हिसाब से हम नॉर्मल, हम्म, ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस 3 टर्म्स डिफाइन करते हैं। हम इसमें टी स्कोर एक होता है जो हम स्टडी करते हैं। अगर वो टी स्कोर -2.5 से ज़्यादा है तो हम उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है। -1 से -2.5 है तो उसको हम ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। हम्म, एंड द थर्ड वन इज नॉर्मल। सो नॉर्मल। आपको कोशिश करनी है नॉर्मल, नहीं तो एटलीस्ट ऑस्टियोपेनिया तक। पोरोसिस में गए तो हमारा फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते ज़्यादा हैं। बढ़ जाते हैं, ओके। तो जैसे हम लोग इतने सारे मेडिकल हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, तो बोन के लिए फिर ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हमें हर साल कराना चाहिए? सो कैल्शियम, कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स। एंड डेक्सा स्कैन। सो दीज आर द, ये 3 बेसिक और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आपकी बॉडी को हर एटलीस्ट ईयरली करना चाहिए। तो कैल्शियम और विटामिन डी वाले जो टेस्ट है उसमें फिर क्या पैरामीटर्स देखते हैं? कैल्शियम और हम कैल्शियम का जब टेस्ट करते हैं वो ब्लड सीरम कैल्शियम चेक करते हैं, जिसका रेंज 9 to 11 mg/dl होता है। तो ये वैल्यू से अगर कम है तो हमें कैल्शियम की कमी है। ठीक है, सो वी हैव टू मेंटेन कि वो 9 से 11 ही है। ओके। और विटामिन डी के लिए 30+ इज द रेंज। एनीथिंग 20 से नीचे 20 इज डेफिशिएंसी। 20 to 30 दिस इज mg/dl जो इसकी यूनिट रहती है, Okay. नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। तो 20 से 30 इज द ग्रुप दैट नीड्स विटामिन डी एंड प्लस 30-40 इज ओके। ओके, तो ये 3 मेजर टेस्ट हैं जो हाँ। हमें मतलब हर साल तो कराते ही कराने रह ही। रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, तो डॉक्टर जैसे हम लोग हड्डियों की बात करते हैं, आपने फ्रैक्चर्स के बारे में कहा, कई लोगों के साथ ऐसा क्या होता है कि उनकी हड्डियां बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है उनके ये साथ? इसीलिए होता है क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस के ग्रुप में आ चुके होते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो थोड़ी हल्की सी भी चोट, झटका लगता है या हल्का सा भी गिर जाते हैं, अगर हम और आप गिरें तो शायद हमें फ्रैक्चर ना हो, लेकिन अगर वो 60-70 की एज में अगर वो हल्का सा भी, उनको ट्रिवियल फॉल जैसे बोलते हैं, वो हो, तो उनकी सबसे स्पाइन और कूला और डिस्टल रेडियस मतलब हाथ की हड्डी, ये 3 सबसे प्रोन है फ्रैक्चर्स के लिए। आप देखेंगे बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो अगर हल्का सा भी छींकते भी हैं तो बहुत कमर में कई बार उनको दर्द होती है, तो हमें पता भी नहीं चलता, थिंग्स गो अनडायग्नोस्ड बट दे हैव वर्टिब्रस फ्रैक्चर, कमर का फ्रैक्चर हो चुका होता है उन्हें। ओके, हम लोग थोड़े से ना लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे भी बात कर लेते हैं। जैसे हमारी, आपने बात भी की, हम लोग बात कर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, तो जिन लोगों की सिटिंग जॉब्स हैं, वो 9-9 घंटे 10-10 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, उनमें
उनकी हड्डियां कमजोर होने का रिस्क कितना ज्यादा रहता है बाकी लोगों के कंपैरिजन अभी वो रिस्क उतना ज़्यादा आपको समझेगा नहीं में? जब तक आप वो अपने आप मेडिकली टेस्ट नहीं कराएंगे। Okay. सेकेंडली, आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सुबह उठेंगे, ऑफिस आएंगे, शाम के 6 बजे उठ के जाएंगे, तो उस थकान में आप अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने सारे मेडिकल टेस्ट डिले पे डिले करते हैं। बट आई थिंक यू शुड हैव टाइम फॉर योर सेल्फ एंड गेट योर सेल्फ एंड योर फैमिली वंस टेस्टेड। एंड ये सब स्टार्ट होता है एक बेसिक कमर दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट से टक टक की आवाज़ आना, ये बहुत कॉमन है आजकल। जो पेशेंट्स हमारे पास मेजॉरिटी आते हैं कि हमारे घुटने में से टक की आवाज़ आ रही है, गर्दन में से आवाज़ें आ रही हैं। कई बार वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बट कई बार वो स्टिफनेस की वजह से एबनॉर्मल भी होती हैं। तो जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, फिर उनके लिए आप क्या एडवाइस से टिप्स देना चाहेंगे? जो लोग जिनका डेस्क जॉब है, जिनका 8-8, 9-9 घंटे लैपटॉप या सिस्टम के आगे बैठने का काम है, आई सजेस्ट कि आप हर 2 घंटे में उठें, अपनी बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो बेसिक स्ट्रेचेस दें। ओके। लेट इट बी योर नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, नेक आइसोमेट्रिक्स, नी एक्सटेंशंस। ये बेसिक हार्डली टेक्स 3 से 4 मिनट just to perform these basic stretches, and that will help you a lot in long run. ओके, तो जो लोग वो मतलब लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनको हर 2 घंटे में उठ करके थोड़ा बहुत एटलीस्ट 5 to 7 minutes का ब्रेक लेना चाहिए, वॉक अराउंड करना चाहिए, एंड सम बेसिक स्ट्रेचेस, दैट्स इट। ओके। आई यूजुअली सजेस्ट कि जो भी ये ग्रुप है, जो आईटी ग्रुप होता है या जो डेस्क जॉब वाले रहते हैं, मॉर्निंग में जब वे सुबह उठते हैं तो एटलीस्ट सुबह के पहले 10 मिनट अपनी बॉडी को ज़रूर देने चाहिए बेसिक स्ट्रेचेस के लिए। ठीक है। जिन लोगों की बहुत लंबे टाइम खड़े रहने की जॉब रहती है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, कैमरा पर्सन्स हो गए, इन लोगों की जॉब होती है कि वो घंटों घंटों तक खड़े ही रहते हैं, तो फिर इनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? हमारा पूरी बॉडी का वजन जो है हमारे दोनों घुटनों पे आता है। नीज आर सेड टू बी द वेट बेयरिंग जॉइंट्स ऑफ योर बॉडी। सो द पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने घुटनों को बचा के रखें। अगर आपको पता है कि आपको अगले 10 घंटे खड़े रहना है, सो मेक श्योर योर नीज आर सपोर्टिंग यू। ऐसा कहते हैं कि घुटने के 2 घोड़े होते हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स। ये 2 मसल ग्रुप अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो योर नी विल फंक्शन वेरी लॉन्ग। सो ट्राई स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड्रिसेप्स एज वेल एज योर हैमस्ट्रिंग्स। सेकेंडली, वो फुटवेयर पहन के रखिए जो बहुत ही कंफर्टेबल है। अवॉइड हील्स, अवॉइड लेदर शूज। आई ऑलवेज एडवाइस कि स्पोर्ट्स शूज या सॉफ्ट जूते जो होते हैं, मेमोरी फोम जो आजकल चल रहे हैं, वो पहनने ज़्यादा एडवाइजेबल हैं फॉर द पीपल हु हैव लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें मैट्रेसेस का भी कोई रोल है क्या, कि किस तरह के मैट्रेस पे हम सोते हैं जिस वजह से हमारे जैसे जॉइंट पेन, कई लोगों के साथ होता है, सुबह उठते हैं तो जॉइंट्स में पेन हो रही है, अकड़न महसूस कर रहे हैं, तो मैट्रेसेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? सो अगेन, मैट्रेसेस का जो रोल है वो उतना ज़्यादा डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली बिल्कुल है। अगर आपकी बॉडी स्टिफ है और आपका मैट्रेस बहुत हार्ड है, तो दैट विल add on to your stiffness, वो और ज़्यादा stiff बना देगा। So mattress cannot be the only reason, but yes, mattresses do play an important role. उतना हार्ड मैट्रेस भी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी बॉडी को स्टिफ कर दे, और उतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए आपके बॉडी वेट को। सो मैट्रेस खरीदते हुए जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सीधी? हाँ, स्ट्रेट। द बॉडी पोस्चर शुड बी स्ट्रेट व्हेन एवर यू आर स्लीपिंग ऑन दैट मैट्रेस। इक्वल बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे आप कई बार हम देखते हैं होटल्स के जो मैट्रेसेस होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिसमें इंसान धंसता जाता है। सो दोज आर नॉट द आइडियल मैट्रेसेस, क्योंकि उसमें आपका बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाता है। पिलोज का भी यही है, नो एक्स्ट्रा सॉफ्ट पिलोज, नो एक्स्ट्रा हार्ड पिलोज। सो इट इज बहुत ही पतला फर्म मैट्रेस और बहुत ही पतला फर्म पिलो इज एडवाइजेबल फॉर फ्रॉम एन ऑर्थोपेडिशियन। ठीक है, तो वैसी चीज़ें, क्योंकि आजकल जैसे मैट्रेसेस बिकते हैं कि ऑर्थो स्पेशलिस्ट, हाँ, कि ऑर्थो अप्रूव्ड। सो बेसिकली वो जो मैट्रेसेस होते हैं, पहले के ज़माने में कोयर मैट्रेसेस होते थे। कोहेर, COIR, नारियल का जो नारियल के जो वो तो उसको कोयर बोलते हैं, तो वो मैट्रेसेस होते थे। आज के मैट्रेसेस में फिलामेंट्स यूज होते हैं और फोम्स यूज होती हैं जो आपकी बॉडी की शेप के हिसाब से उसको थोड़ा एडहर्ट करके यूज करते हैं। तो दोज आर एडवाइजेबल,
बट अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। ओके, ठीक है। तो मैट्रेसेस का रोल भी उतना बिल्कुल। ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर, जैसे बहुत सारे बोन रिलेटेड डिजीज़ भी होती हैं, जैसे हमने तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात की, आर्थराइटिस की बात की। उसके अलावा कई लोगों के साथ क्या होता है कि उन्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने तक की नौबत आ जाती बिल्कुल। है। तो हड्डियों में ऐसा क्या होता है कि इतनी सारी बीमारियां जकड़ लेती है और एट द एंड हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ने लगती है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम तब एडवाइस करते हैं जब पेशेंट आर्थराइटिस के फाइनल स्टेज पे होता है ओके। या फाइनल स्टेज पार कर चुका होता है। नी आर्थराइटिस के 4 स्टेज हैं। पहला इज नॉर्मल, सेकंड अगेन आई वोंट गो इनटू डिटेल। जो चौथा स्टेज होता है, जो भगवान ने हमें आर्टिफिशियल, जिसे आम भाषा में ग्रीस कहते हैं, जो 2 हड्डियां, जैसे जो हमारी फीमर बोन है, थाई बोन, और जो टिबिया बोन है, लेग बोन, उनके बीच में भगवान ने हमें कुछ गैप दिया रहता है जो कार्टिलेज से भरा रहता है। ओके। वो कार्टिलेज आप एक्सरे पे नहीं देख पाते, लेकिन जब आप इन्हीं अंदर जाके देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि हड्डी पे हड्डी टकरा रही है, और उसे ग्रेड 4 आर्थराइटिस कहते हैं, जब ये पूरा अंदर का कुशन, कार्टिलेज, जो भी आप कहना चाहें, वो खत्म हो चुका है। सो दैट इज द स्टेज जहाँ पे पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी सर्जरी है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर्जरी है। मतलब पेशेंट अगर एक्टिव है, उसको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, सो ये सर्जरी उसके लिए बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं, मैं ऑपरेशन करने के बाद में घर ही बैठना चाहता हूँ, तो आई थिंक देन ही शुड अवॉइड दैट सर्जरी। ओके। अच्छा, आपने जैसे कि सर्जरी की बात की, इसमें आपने कहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वगैरह। एक्सरसाइज में मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनमें भी चांसेस होते हैं कि हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यस, एज दे से। सो जो लोग एक्सरसाइजेज एक्सेस में करते हैं, अगेन दे आर गिविंग मोर लोड ऑन देयर जॉइंट्स। प्लस इन टुडेज वर्ल्ड एंड ग्रोइंग थिंग, people are more driven by other people। हाँ, दूसरों को वो देख जिम करके। जाते हैं तो हम भी जिम जाएंगे, चाहे हमारे में उतनी स्ट्रेंथ है या नहीं। उसने 100 किलो उठाया तो हम भी 100 किलो, बट तुम्हारे घुटने शायद उतने मजबूत नहीं हैं जितने उसके हैं। सो मेक श्योर यू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ। उसके बाद आप उसी हिसाब से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें। ये हो गई जिमिंग की बात। अब जिमिंग में अगर हम देखें तो द एक्सरसाइज दैट वी एडवाइस इज हाफ स्क्वाट्स रादर देन फुल स्क्वाट्स। पूरे स्क्वाटिंग की जगह आधे स्क्वाट्स करें, क्योंकि नी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होता उसमें। सो एक आर्क होती है जो मेंटेन रहती है हाफ स्क्वाट्स में, ठीक है। दैट कैन गो अप टू 180 डिग्री व्हेन यू फुल स्क्वाट। आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो लोग थे वो इंडियन टॉयलेट्स यूज करते थे, एंड आज डॉक्टर्स इंडियन टॉयलेट्स यूज करने से मना करते हैं, क्योंकि वो पूरा स्क्वाट करने के लिए योर नी गेट्स मोर प्रोन टू आर्थराइटिस इफ यू स्क्वाट below the certain range। तो टॉयलेट्स का भी रोल है हमारी हड्डियों को रिलेटेड? सो अगेन फुल स्क्वाट नहीं करना, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करना है। अच्छा। जमीन पे चौकड़ी मार के नहीं बैठना। सो द ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस जो हम बोलते हैं, नीज पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब ये आप 2-3 एक्टिविटीज़ करते हैं। स्क्वाटिंग, फुल स्क्वाटिंग हो गई, क्रॉस लेग सिटिंग हो गई, और जैसे नील डाउन पोजीशन में लोग बैठते हैं, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है फॉर योर जॉइंट एंड बोन्स टू फंक्शन वेल। ओके, ठीक है। अच्छा, जो ये लोग उंगलियां चटकाते हैं, तो इसका रिलेशन है, ये सही है हमारी हड्डियों के लिए या नहीं? सो ये एक आदत है, आई थिंक। इसका कुछ मेडिकल से इम्पोर्टेंट नहीं है कि उंगलियां चटकाना, गर्दन झटकाना, ये सब आई थिंक आदत बन चुकी है, रादर देन सम मेडिकल प्रॉब्लम। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो बट हाँ, बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। एक सडन जर्क्स इन योर neck can lead to your spasm and stiffness। ओके, तो मतलब उंगलियां चटकाने या गर्दन ऐसे चटकाने से कोई इशू नहीं है? Unless and until you are unless and until आपको पता है कि आपको ये बीमारी है, और फिर भी नहीं करना चाहिए। If I have some problem in my fingers और मैं फिर भी करता रहूँ, तो yes I can। तो डॉक्टर, जैसे कि उंगलियां जब चटकाते हैं तो आवाज़ आती है, फिर एग्जैक्टली आती कहाँ से और क्यों आती है? ये आती हमारे जॉइंट से है। ओके। स्टडीज बोलते हैं कि एक नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है जो हमारे जॉइंट्स में होती है, और हमारे जॉइंट्स में कुछ फ्लूइड होता है। जब भी एक सडन स्टिमुलस आप अपने जॉइंट्स को देंगे तो वो इम्पैक्शन करेगा और वो रिलीज करेगा उस गैस को। सो दैट इज द मेन रीजन फॉर द नॉइसेस दैट यू हियर। ओके, ठीक है। एंड मेडिकली इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। प्लस
ये हार्मफुल भी नहीं है। हार्मफुल भी नहीं है, ठीक है। जॉइंट रिलेटेड जो कई बार इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि अपने जॉइंट्स को, अपनी हड्डियों को लंबे समय तक स्ट्रांग रखें, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो अभी से करनी बंद कर देनी चाहिए? रेड फ्लैग्स फॉर आवर बोन्स। सो रेड फ्लैग फॉर आवर बोन्स, सबसे पहली चीज़, कट डाउन योर शुगर्स। चीनी कम। चीनी कम, सिगरेट स्मोकिंग कम, ओके, अल्कोहल इनटेक कम। ये 3 मेन चीज़ है। रेगुलर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। नीलिंग डाउन, सिटिंग क्रॉस लेग्ड और फुल स्क्वाटिंग अवॉइड करेंगे। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी आप लेंगे, चाहे वो आप नेचुरली लें या फिर अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलकर सप्लीमेंटेशन, और अपना एंड सबसे ज़रूरी चीज़, अपने आप को टेस्ट कराते रहे हर साल। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं और जो आपने बताया कि नहीं करनी है वो नहीं भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी हड्डियाँ कैसे कमज़ोर हो जाती हैं? जेनेटिक्स का भी कोई रोल होता है? जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह आप कुछ भी कर लीजिए, बाल आपके सफ़ेद होंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी, उसी तरह हमारी हड्डियाँ और जॉइंट भी बूढ़े होंगे। ये होना है, उसको आप डिले कर सकते हो, रोक नहीं सकते। सो जो चीज़ें टुडे दे से 40 इज़ द न्यू 60, जो चीज़ें 70-80 साल में हो रही थी, अब वो हम 40 में देख रहे हैं। तो ये आप वापस 40 से 50, 50 से 60 लेकर जा सकते हो, बट ये चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं। जोड़ का घिसना ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरी तरह चलना फिरना तो बंद नहीं कर सकते। हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, लेकिन आप उन्हें प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, और जो चीज़ें कट डाउन करनी है वो कट डाउन करके। ओके। डॉक्टर, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की हड्डी अलग से निकल जाती है? ये क्या बोलते हैं इसको और एग्जैक्टली होता क्यों है ये अलग अलग एरियाज में होता है। जैसे कई बार आप कई पेशेंट्स के पैर देखेंगे, उनमें जो अंदर की तरफ हड्डी होती है वो बाहर की तरफ निकली होती है। उसको बनियन या फिर हैलेक्स वैल्गस कहा जाता है। बहुत कॉमन है उन पेशेंट्स में जिनको गठिया या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक टर्म होती है, एक बीमारी होती है, उसमें ये बहुत कॉमन है। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ हो जाती है। सेकेंडली जो बहुत कॉमन जगह होती है वो होती है हील। हील पे आप देखेंगे कईयों की अलग से प्रोमिनेंस बाहर निकली होती है, उसको कहते हैं कैल्केनियल स्पर। ये एक्स्ट्रा हड्डी है जो हमारी कैल्केनियम बोन के ऊपर बन जाती है। बहुत कॉमन है उन पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज है। सो दीज आर द रीजंस कि और जब तक ये परेशान नहीं कर रहे हैं हमें इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट हाँ, अगर ये परेशान करते हैं जैसे हैलेक्स वैल्गस या बनियन, वहाँ पे लोगों को फुटवेयर पहनने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनके जो टोज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सो उनको चलने में, बेसिक फुटवेयर पहनने में इतनी डिफ़िकल्टी होती है। तो उन पेशेंट्स के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके। अच्छा, जैसे बाय बर्थ अगर किसी की हड्डी ऐसी ही है तो फिर? बच्चों में बहुत कॉमन है एक बीमारी जिसको रिकेट्स कहा जाता है। आपने बहुत सारे बच्चे देखा होगा जिनकी टांगे टेढ़ी होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 12 से 13 साल की उम्र तक ये अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि बॉडी रेगुलेट करती है कैल्शियम और विटामिन डी के साइकिल को। बट अगर कभी कहीं नहीं होता, आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन देने के बाद, कैल्शियम और विटामिन डी देने के बाद भी अगर वो नहीं होता और वो रिकेट्स रहता है, तो उसको सर्जिकली डिफॉर्मिटी करेक्ट की जाती है। ओके। तो ऐसा फिर मतलब मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे भी हैं, सुने भी हैं कि बच्चा पैदा हो रहा है तो जैसे वही आपने कहा कि पैर की हड्डियाँ अलाइन नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी हैं, तो दादी नानी के नुस्खों में कहा जाता है कि मालिश करो, मालिश करने से वो फिर से पोजीशन में आ जाएंगे, सीधी हो जाएंगे। तो सच में मालिश करने से सिर्फ आपका सॉफ्ट टिश्यू रिलीज होता है। सॉफ्ट टिश्यू जो आसपास, हड्डी के आसपास जो मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ती हैं, कुछ हद तक वो अलाइनमेंट में हेल्प करती हैं। बट अगर आपकी बोनी प्रॉब्लम है और वो हड्डियां ही टेढ़ी हो चुकी है, तो वो हेल्प नहीं करेगा। प्लस अगर आप बहुत जोर से विगरस मसाजेस करते हैं, बच्चों की हड्डियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, अगर आप उसे विगरसली मसाज करेंगे तो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम। ठीक है, फ्रैक्चर पर ही आते हैं। फ्रैक्चर अगर किसी का हो जाता है तो फिर उसको सही करने के लिए या हड्डी वापस लाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं और फिर उन्हें कौन सी चीज़ें उस वक्त अवॉइड भी करनी चाहिए? डिपेंड करता है किस एज पे फ्रैक्चर हुआ है और कौन सा फ्रैक्चर हुआ है। हम विटामिन डी और कैल्शियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां कमज़ोर होना ड्यू टू एज। और ये बहुत कॉमन है फीमेल्स में, जैसे हमने बात करी एज कम्पेयर टू मेल्स। और अगर एक फीमेल की मान के चलते हैं कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो दो फ्रैक्चर्स होते हैं जो सबसे कॉमन होते हैं। एक होता है नेक ऑफ फीमर,
फीमर हमारी सबसे लॉन्ग बोन होती है, जो थाई बोन जिसे कहा जाता है। अगर वो नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है या फिर इंटरट्रोकैंट्रिक, 2 कॉमन फ्रैक्चर्स हैं। तो इंटरट्रोकैंट्रिक में हम एक रॉड डालते हैं और स्क्रू से उसको फिक्स करते हैं। 6 वीक्स तक, 6 हफ्तों तक पेशेंट को वजन डाले बिना उस पैर पे चलने के लिए एडवाइस दिया जाता है। बोन हीलिंग के लिए कम से कम हमें 6 हफ्ते चाहिए और इस दौरान अच्छा कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है और रेस्ट ऑफ फिजिकल थेरेपीज साथ साथ चलती रहती है। और अगर एक ही जगह पर बार बार फ्रैक्चर हो रहा है तो फिर? एक ही जगह पर बार बार फ्रैक्चर होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर है सो इसका ये मतलब है कि पेशेंट की हड्डी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों सिर्फ सप्लीमेंट्स काम नहीं करेंगे। इसके लिए हमें हार्मोनल थेरेपी, बिसफॉस्फोनेट्स जो एक इंजेक्शन होते हैं टेरिफ्रैक नाम के, बोन मैक्स नाम के, तो ये इंजेक्शन सप्लीमेंट करने चाहिए। ये इंसुलिन की तरह बेसिक इंजेक्शन है जो आप खुद लगा सकते हैं। डेली का एक छोटा सा 20 माइक्रोग्राम्स का डोजेज रहता है इसका। इसको आप 6 महीने के लिए कंटिन्यू करें, अपना डेक्सा स्कैन रिपीट करें, फिर आप देखें कि आपका वो जो स्कोर है कितना इम्प्रूव हुआ है और सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं। ओके, ठीक है। आई थिंक हमने बोन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर बात कर ली है। हम आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग एन ऑर्थोपेडिशियन, आप अपनी डेली रूटीन में ऐसी क्या चीज़ें करते हैं ताकि आपकी हड्डी स्ट्रांग रहे? हम प्लीज़ आप वो हमारी ऑडियंस को बताइए। माय डे स्टार्ट्स एट 5:30 एंड आई मेक श्योर, मैं ये कुछ भी हो, चाहे हॉस्पिटल में जाना कितने बजे भी हो, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बॉडी को 1 घंटा सुबह देना, क्योंकि शाम तक हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वी हार्डली गेट टाइम। सो सुबह का 1 घंटा खुद को देना बहुत ही ज़रूरी है। क्लीन डाइट, गुड रेगुलर फिजियोथेरेपीज, गुड रेगुलर एक्सरसाइजेज and away from smoking and alcohol. So these are my go-to mantras. Okay. तो इन सब चीजों का yes. ध्यान रखेंगे तो हमारे I personally take calcium and vitamin Ds. Okay. So don't be afraid of taking those. They are helpful. बहुत सारे लोग बोलते हैं कैल्शियम ज़्यादा खा लिया तो पथरी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। पहले कैल्शियम उतना फॉर्मुलेटेड नहीं था। आज हमारे पास कैल्शियम में भी बहुत ऑप्शंस हैं, ग्लूकोनेट, मैलिएट, कार्बोनेट्स। So these are very body friendly calciums. तो कंज्यूम कर सकते हैं। और हमेशा इफ़ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल, अगर आप नॉर्मल 30-40 में हैं तो 2 महीने का रेगुलर कैल्शियम का साइकिल लीजिए, 1 महीना ब्रेक दीजिए, फिर 2 महीने आप कैल्शियम कंटिन्यू करें। सो दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम शुड बी टेकन। ओके, तो मतलब जो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं, लोग जैसा सोचते हैं कि बुरे हैं, बुरे नहीं है, एंड दे आर ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड्स इफ यू आर 35 प्लस। सेकेंडली, कैल्शियम का डोजेज डेली एक मिनिमम 500 माइक्रोग्राम्स होना चाहिए, बट बॉडी को एटलीस्ट 1000 चाहिए होता है। सो मेंटेनेंस के लिए 500 डेली इज गुड इनफ। और विटामिन डी हफ्ते में, आपने सुना होगा, हफ्ते में एक नैनो शॉट्स आजकल आते हैं, दैट इज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। सो विटामिन डी टू बी टेकन वंस वीकली एंड कैल्शियम टू बी टेकन डेली। ओके, तो इस तरह से सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए 35 के एज के बाद। पहले तो वही चेकअप करा लें। तो मतलब अगर 35 के बाद हमारी बॉडी में सारी चीजें नॉर्मल है, उसके बावजूद भी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? फीमेल्स के लिए 40 प्लस मस्ट है। yes फॉर अ फीमेल प्लस 40 एंड मेल्स कैन गो अप टू 50 आल्सो। ओके, कोई दिक्कत, बिकॉज मेल्स की बॉडी में मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मसल्स काफ़ी ज़्यादा टोन्ड हैं, सो जॉइंट्स को मसल से खींच के रखते हैं। सो अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग हैं तो जॉइंट्स ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप इस सेशन में हम लोगों ने बोन हेल्थ पर बहुत सारी बातें की। आपने कैल्शियम के बारे में, विटामिन डी के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में और डाइट के बारे में बताया, और कौन सी एक्सरसाइज हमारी बोन के लिए अच्छी हैं उसके बारे में बताया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच मैम, आई रियली एंजॉयड द शो एंड आई होप कुछ मैसेज, टेक होम मैसेज हमारी ऑडियंस को बिल्कुल मिला हो। बिल्कुल, और वो उसे बाय हार्ट करके कुछ एटलीस्ट स्टार्ट करें। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि डॉक्टर ने जितनी चीज़ें इस सेशन में अब बताई हैं, आप प्लीज़ उन्हें इम्प्लीमेंट करिए ताकि लॉन्ग टर्म में आप अपनी हड्डियों को स्ट्रांग रख सकें, आपकी हड्डियां फिट रहें। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई और सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।